हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हमने जो टॉपिक लिया है ये लिया है भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और अर्थव्यवस्था। हमने आज 4 टॉपिक लिए हैं, ठीक है। और ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 11। जिसने 10 नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एस सी पैट के अलावा हमारी पीजीटी सोशोलॉजी, टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की भी क्लासें चल रही हैं। तो अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। तो आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है भारतीय इतिहास का, ठीक। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है वह है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। इसमें ऑप्शन है बलबन, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश या फिर मुबारक खिलजी। तो मेरे बताने से पहले अगर आप आंसर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट का आंसर है, इसमें क्या बोला है, शासनकाल में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो उस समय का जो शासनकाल था, यानी कि उस समय का जो साम्राज्य था, जो राजा था, वह कौन था। बलबन का साम्राज्य चल रहा था, शासनकाल चल रहा था, रजिया सुल्तान का चल रहा था, इल्तुतमिश का चल रहा था या फिर मुबारक खिलजी का चल रहा था। तो जब मंगोलों ने आक्रमण किया भारत पर तो उस समय इल्तुतमिश का शासनकाल चल रहा था, ठीक है। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। ये जो चंगेज खां है यह मध्य एशिया के मंगोलों का राजा था। चंगेज खां कौन था, ये मध्य एशिया जो पड़ता है वहाँ के मंगोलों का नेता था। उसने भारत पर 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय आक्रमण किया था, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। बक्सर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, प्लासी का युद्ध या फिर पानीपत का युद्ध, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कब मानी जाती है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, बक्सर का युद्ध, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में जो प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता बक्सर का युद्ध, ये हुआ था 1764 में। क्योंकि इस युद्ध में जो अंग्रेज थे, है ना, और एक साथ 3 शक्तियाँ थीं। बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, जो अवध के नवाब हैं वे सिराजुद्दौला थे, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों को पराजित किया था किसने, अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था, वह कर रहे थे हेक्टर मुनरो। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेक्टर मुनरो, ठीक है। हेक्टर मुनरो ने किया था। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1942 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का प्रथम सेनापति कौन था। मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, शाहनवाज खां या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वर्ष 1942 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना के प्रथम जो सेनापति थे वह थे कैप्टन मोहन सिंह। कौन थे, कैप्टन मोहन सिंह थे। उन्होंने इसकी जो स्थापना है भारतीय राष्ट्रीय सेना, इसकी स्थापना कहाँ की थी, ये की थी मलेशिया में। मलेशिया में इसकी स्थापना की। फिर इसके बाद इसका 25 अगस्त 1943 को नेताजी ने सिंगापुर में INA का नाम बदलकर आज़ाद हिंद फौज रख दिया गया, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की
ओर से कौन मुस्लिम सेनापति मारा गया? इब्राहिम खां गारदी, इब्राहिम लोदी, निज़ाम उल मुल्क या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम खां गारदी। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम खां गारदी ने किया था, जो युद्ध में मारा गया। फिर उसके बाद 1761 में सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना तथा इधर कौन था, ये थे अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड का डिस्पैच निम्न में से किससे संबंधित था? शिक्षा से, सेना से, कृषि से या फिर उद्योग से? तो ये आपने पढ़ा होगा चार्ल्स वुड, ठीक है। चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच था अथवा मतलब डिस्पैच मतलब निर्देश पत्र जो था वह 1854 शिक्षा से संबंधित था। किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसी योजना के आधार पर जो अखिल भारतीय शिक्षा है वह नियामक पद्धति का इसमें गठन किया गया। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन, ये थे भारतीय इतिहास के हमारे 5 क्वेश्चन। अब चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। तो इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 6, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? फरवरी 1922 में, मार्च 1926 में, मई 1929 में या फिर सितंबर 1925 में? तो बताइए असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो ये ले लिया गया था फरवरी 1922 में। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इसके पीछे का कारण क्या था कि 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर घटी हिंसात्मक घटना थी। इस घटना में 22 अंग्रेज पुलिसकर्मियों को थाने में जिंदा जला दिया गया। इससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने फिर क्या किया? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई? लाला लाजपत राय का निधन, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर इसमें है नेक्स्ट ऑप्शन मुस्लिम लीग का गठन। तो अगर आपको इसकी डेट पता है तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो मुस्लिम लीग का गठन ये कब हुआ था? तो 1906 में इसका गठन हुआ था, 1906 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 1919 में हुआ था। चौरी चौरा कांड ये हुआ था 1922 में, 1922 में, ठीक है। और जो लाला लाजपत राय का जो निधन हुआ वह हुआ था 1928 में। तो देखो इसमें जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? 4, 3, 2, 1, ठीक है। 4, 3, 2, 1 सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर लाला लाजपत राय ने? तो ये नारा किसने दिया था? ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अच्छा, तिलक ने मराठा एवं केसरी नामक 2 पत्रों का प्रकाशन किया था। मराठा और केसरी, मराठा और केसरी नामक पत्रों का प्रकाशन किया था। और 1916 में बेलगांव में होम रूल लीग की भी इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रिटेन या फिर इटली? तो पहले वाले क्वेश्चन में बताया था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कौन थे, किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा कहाँ की गई थी? पहले तो सिंगापुर में की गई थी, ठीक है ना, सिंगापुर में की गई थी। आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सेनापति चुना गया। तो इसमें आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई थी सिंगापुर में।
सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? फैजाबाद, इलाहाबाद, कानपुर या फिर लखनऊ? तो बताइए इसका आंसर। बेगम हजरत महल कहाँ से थी? तो उन्होंने किस नगर से सक्रिय भाग लिया था? तो ये है लखनऊ। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में कहाँ से? लखनऊ नगर से सक्रिय भाग लिया था। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन खत्म हो गए। 5 क्वेश्चन इसके थे। अब है भूगोल। भूगोल में हम देखते हैं हमारा 11वां क्वेश्चन है, अत्यधिक प्रबल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात टॉर्नेडो कहाँ उठते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। कैरेबियन सागर में, अरब सागर में, चीन सागर में या फिर बाल्टिक सागर में? तो अत्यधिक प्रबल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात टॉर्नेडो कहाँ उठते हैं? तो ये उठते हैं कैरेबियन सागर में। कहाँ पर उठते हैं? तो कैरेबियन सागर में उठते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का तीसरा एवं भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? कंचनजंगा है, मकालू है, K2 गॉडविन ऑस्टिन है या फिर धौलागिरी है? तो इसमें क्या पूछा है? विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर तो कौन सा है? ये है कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा है। ठीक है, अगर हम भारत की सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो वह है K2 गॉडविन ऑस्टिन। सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट ये विश्व का सर्वोच्च शिखर है। माउंट एवरेस्ट क्या है? विश्व का सर्वोच्च शिखर है। और इसके अलावा इसमें ऑप्शन क्या है? मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नामचा वर्बा, ये सब हिमालय के अन्य महत्वपूर्ण शिखर हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? बाह्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या फिर आयन मंडल? अगर हम मौसमी घटनाएं की बात करें कि वायुमंडल में किस परत में घटित होती हैं, तो ये होती हैं क्षोभ मंडल में। सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर भी बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में हिंदी में ना देके ये इंग्लिश में दे दिया जाता है, जैसे मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं, तो यहाँ लिख दिया बाह्य मंडल की जगह एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, आयनोस्फेयर, ऐसे करके लिख देते हैं। तो ये भी आप देख लीजिए। तो ये है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, मौसमी घटनाएं जैसे कि बारिश, आंधी, तूफान, ये सब क्या है? ये मौसमी घटना है। तो किस परत में ये होती हैं? ये होती हैं क्षोभ मंडल परत में, सबसे निचली परत होती है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? अपघर्षण का, अपरदन का, अपवाहन यानी संकुचन का या फिर सन्निघर्षण का? तो 14 में का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अपरदन का। किसका है? अपरदन। रेगिस्तान में मशरूम चट्टानों का निर्माण किसके द्वारा होता है? ये होता है पवन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? पवन के द्वारा किया जाता है। यह अपरदन क्रिया द्वारा बनता है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने डैश नामक योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया। तो वह कौन सा था? ऑपरेशन ट्राइडेंट था या फिर ऑपरेशन विजय था, ऑपरेशन पराक्रम था या फिर ऑपरेशन पाइथन था? तो ये कौन सा था? 1961 में क्या था? गोवा, दमन और दीव के जो पुर्तगाली उपनिवेश हैं उनको मुक्त कराकर भारत सरकार ने, ये है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन विजय नामक योजना को अपनाया और उन नगरों को अपने भारत में शामिल कर लिया। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी।
ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन। किसके हो गए? ये हो गए भूगोल के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके भी 5 क्वेश्चन हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक कमेंट भी करें, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वह हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। यह है क्वेश्चन नंबर 16। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर, हेरोल्ड डॉमर ग्रोथ मॉडल पर, सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो ये थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर। किस पर थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर। और द्वितीय पंचवर्षीय की योजना का टाइम क्या है? ये है 1956 से 61 तक। ठीक है, 1956 से 61 तक प्रोफेसर पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना और तीव्र औद्योगिकीकरण करना था। ठीक है, और इसी योजना में जो भारी उद्योगों को प्राथमिकता भी इसी योजना में दी गई थी। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में है, वॉशिंगटन डीसी में है, पेरिस में है, या फिर न्यूयॉर्क में है? तो अगर हम विश्व बैंक की बात करते हैं यानी वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, तो इसका मुख्यालय यानी कि जो हेड क्वार्टर है वह कहाँ स्थित है? वह है वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर है, इसका मुख्यालय है। ये कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका में। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार डैश के पास है? भारतीय स्टेट बैंक के पास है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, भारत सरकार के पास है, भारत की सुरक्षा मुद्रण और मीटिंग निगम लिमिटेड के पास है? तो किसके पास है भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार के पास। किसके पास है? भारत सरकार के पास है। भारत में सिक्कों की ढलाई का जो एकमात्र अधिकार है वह भारत सरकार के पास है। भारत में मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा की टकसालों में सिक्कों की ढलाई की जाती है। कहाँ कहाँ की जाती है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को डैश में अल्पकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है? ऊपर, नीचे, दाएं या फिर बाएं? तो इसमें सही आंसर क्या है? यह है ऑप्शन नंबर बी, नीचे। यह है अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को नीचे में अल्पकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसमें 19 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। डैश उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं? जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवासन और ये है उत्प्रवासन। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, आप्रवासन। ठीक है, आप्रवासन। तो आप्रवासन उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आया, अर्थात आप्रवासन समय विशेष में किसी जाति या फिर व्यक्तियों के स्थानांतरण से संबंधित है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें आज हमने क्या क्या कवर किया है। भारतीय इतिहास के प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न, भूगोल के प्रश्न और भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम और देखेंगे, भारतीय संविधान से लेंगे, सामान्य विज्ञान लेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर शेयर करें और वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच।